दोस्तों, एवोल्यूशन पर मैं जब भी बात करता हूं, एक सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या अब एवोल्यूशन रुक गया है? अब हमें ये एवोल्यूशन होते हुए क्यों नहीं दिखता? कुछ तो ऐसा भी कहते हैं कि क्या एवोल्यूशन का लास्ट टारगेट हम ह्यूमंस ही हैं? अब ह्यूमंस के बाद एवोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा? ह्यूमंस किसी और स्पीशी में क्यों नहीं बदल रहे? और अगर एवोल्यूशन अब भी चल रहा है तो पिछले कुछ हजार सालों में क्या हम ह्यूमंस के अंदर कोई एवोल्यूशनरी चेंज देखा गया है? या फिर फ्यूचर में हमें ह्यूमंस के अंदर किस तरह के एवोल्यूशनरी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? क्या फ्यूचर में हमें ह्यूमंस की कोई नई स्पीशी इवॉल्व होते हुए दिख सकती है? इसी तरह के कुछ सवाल हो सकता है आपके भी मन में आए हों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सब सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इन सवालों का जवाब देना शुरू करूं, मैं बहुत शॉर्ट में आपको ये समझा देता हूं कि एवोल्यूशन आखिर काम कैसे करता है। आई नो आप में से काफी लोग इसे समझते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि इसे नहीं समझते। तो ये पार्ट उन्हीं के लिए है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए, एवोल्यूशन की वजह है नेचुरल सिलेक्शन। हमारे आसपास इस नेचर में हर दिन अनगिनत नए जीव जन्म लेते रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही एडल्टहुड तक पहुंच पाते हैं। बाकी सभी नेचुरल रीजन, फिर चाहे वो प्रेडेटर्स की वजह से या फिर डिजीजेस की वजह से या फिर क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से या फिर किसी अदर रीजन के चलते रिप्रोड्यूस करने से पहले ही अर्ली एज में मर जाते हैं। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि नेचर में केवल कुछ ही किस्मत वालों को यह मौका मिलता है कि वो अपना जीन आगे की जनरेशन को ट्रांसफर कर पाएं। जो भी ऐसा कर पाते हैं उनके पास बाय बर्थ कोई ना कोई ऐसा ट्रेड जरूर होता है जो कि उन्हें किसी एनवायरमेंट में बाकियों के मुकाबले कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नेचर में किसी एनवायरमेंट में उन इंडिविजुअल्स को पनपने का मौका ज्यादा मिलता है जो कि उन कंडीशंस में बाकियों के मुकाबले ज्यादा फिट होते हैं। एंड यस, दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। यानी नेचर में लगातार एक सिलेक्शन चलता रहता है जो कि किसी एनवायरमेंट में मौजूद बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे सपोज कीजिए, चूहों की कोई स्पीशी माइग्रेट करके किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां ब्लैक वॉल्केनिक रॉक्स है। इस एनवायरमेंट में ऐसे चूहों को फायदा मिलेगा जिनके फर का कलर डार्क है, क्योंकि वो ब्लैक वॉल्केनिक रॉक्स में अच्छे से कैमोफ्लेज हो जाएगा। यानी काले रंग की चट्टानों में किसी शिकारी के लिए किसी डार्क कलर के चूहे को देख पाना थोड़ा मुश्किल होगा बजाय लाइट कलर वाले चूहे के। और ऐसे में होगा ये कि लाइट कलर वाले चूहों का शिकार ज्यादा होगा और लिहाजा उन्हें रिप्रोड्यूस करने का मौका भी कम मिलेगा, और जिसकी वजह से वो जीन जो लाइट कलर के फर के लिए जिम्मेदार हैं वो पॉपुलेशन में कम होते जाएंगे और डार्क फर को पैदा करने वाले जीन बढ़ते जाएंगे। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि उन चूहों की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन का रंग अब डार्क हो चुका है। एंड यस, दिस इज एवोल्यूशन। दोस्तों, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए बताया है। नेचर में ऐसी काउंटलेस सिचुएशंस हो सकती हैं। नेचर में जब भी किसी स्पीशी के लिए इस तरह का कोई सर्वाइवल चैलेंज पैदा होता है तो साइंस की लैंग्वेज में इसे सिलेक्शन प्रेशर बोलते हैं। और हम देखते हैं कि नेचर में लगातार ऐसी चीजें मौजूद रहती हैं जैसे बीमारियां, एक्सीडेंट्स, एनवायरमेंटल चैलेंजेस। और यही वजह है कि एवोल्यूशन कभी रुकता नहीं है। स्पीशीज में फिर चाहे वो ह्यूमंस ही क्यों ना हो, बदलाव हमेशा होते रहते हैं। लेकिन ये बदलाव इतने धीरे धीरे होते हैं कि हम इन्हें नोटिस ही नहीं कर पाते। असल में किसी स्पीशी में कोई नोटिसेबल बदलाव होने में कई बार हजारों साल का समय भी लग सकता है, जबकि हमारा ऑब्जर्वेशन पीरियड इसके कंपैरिजन में बेहद कम है। इंसान की एवरेज एज ही सिर्फ 80 ईयर्स है। इतने कम समय में अपनी आंखों के सामने इस बदलाव को होते हुए देख पाना इम्पॉसिबल है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बच्चे को एक दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना। अगर आप किसी बच्चे को पूरे दिन ऑब्जर्व करें तो क्या आप उसमें कोई बदलाव को नोटिस कर सकते हैं? क्या एक दिन में ये नोटिस करना पॉसिबल है कि वो कितना बढ़ गया, जबकि हम जानते हैं कि बच्चे लगातार बढ़ते रहते हैं। पर अगर ऑब्जर्वेशन का टाइम बढ़ा दिया जाए, यानी उस बच्चे को आप कुछ महीनों तक ऑब्जर्व करें, तब आप डेफिनेटली उस बदलाव को ऑब्जर्व कर पाएंगे। हम ह्यूमंस बिकॉज इतना रैपिडली रिप्रोड्यूस भी नहीं करते, इसलिए भी इन चेंजेस को ह्यूमंस के अंदर ऑब्जर्व कर पाना मुश्किल होता है। हमारे कंपैरिजन में कई और स्पीशीज जैसे कि फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स एंड बैक्टीरियाज एंड वायरसेस बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनकी पॉपुलेशन में इन चेंजेस को होते हुए देखा जा सकता है। जैसे हमने देखा कि कोरोना वायरस के कैसे नए नए स्ट्रेन आते रहते हैं, इसी तरह मच्छर एंड कॉकरोचेस किस तरह से पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट इम्यून होते जा रहे हैं। एंड इवन हमारे पास आज ऐसी कई रिसर्चेस भी हैं जिनमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन को लैब में ऑब्जर्व किया गया है। ऐसी एक रिसर्च अभी लास्ट ईयर 2023 में पब्लिश हुई है, जिसमें ईस्ट सेल को लैब में इवॉल्व करके देखा गया, और जिससे मल्टी सेलुलैरिटी किस तरह से इवॉल्व हुई होगी इसके बारे में हमें काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। हम ह्यूमंस के अंदर भी एवोल्यूशन ने कुछ बदलाव किए हैं जिन्हें ऑब्जर्व किया जा सकता है। बस हमें टाइम स्केल को थोड़ा सा बड़ा करना होगा, हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। तब जब हमारे एंसेस्टर्स के एक ग्रुप ने अफ्रीका को छोड़ा था। अफ्रीका छोड़ने के बाद जैसे जैसे हमारे ये पूर्वज दुनिया की अलग अलग जगहों को आबाद करते गए, वैसे वैसे वहां के एनवायरमेंट के हिसाब से एवोल्यूशन ने उन्हें ढालना शुरू कर दिया।
इन्हीं बदलावों की वजह से आज दुनिया के अलग अलग जगहों पर अलग अलग फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यूरोप और मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोग जिनकी स्किन व्हाइट और बाल गोल्डन होते हैं, एशियंस जिनका चेहरा चपटा और आईज हुडी होती हैं, अफ्रीकन जिनकी स्किन ब्लैक और बाल करली होते हैं। अफ्रीका के लोगों की ब्लैक स्किन का रीजन वहां पड़ने वाली सन की रेज है जो कि ऑलमोस्ट वर्टिकल होती है, क्योंकि इक्वेटर लाइन अफ्रीका के एकदम बीचों बीच से निकलती है, जिसकी वजह से सन से आने वाला टोटल रेडिएशन वहां उन जगहों के कंपैरिजन में ज्यादा होता है जो कि इक्वेटर से दूर पड़ते हैं। अफ्रीकन लोगों की ब्लैक स्किन उन्हें इस हाई रेडिएशन से प्रोटेक्शन देती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे धूप में व्हाइट अम्ब्रेला के बजाय ब्लैक अम्ब्रेला ज्यादा कारगर होता है। उनकी ये ब्लैक स्किन बिल्कुल एक अम्ब्रेला की तरह उन्हें रेडिएशन से बचाने के लिए ही इवॉल्व हुई है। कैसे, आइए समझाता हूं। किसी की भी स्किन का कलर कैसा होगा ये डिपेंड करता है उसकी स्किन में मौजूद एक पिगमेंट पर, जिसे मेलेनिन कहते हैं। अफ्रीकन लोगों की स्किन में इस मेलेनिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका कलर ब्लैक होता है। किसी ऐसी जगह पर जहां के एनवायरमेंट में सन से आने वाला रेडिएशन ज्यादा हो, वहां स्किन में मेलेनिन का ज्यादा होना एक एडवांटेज है, क्योंकि ये रेडिएशन न केवल आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है बल्कि स्किन कैंसर भी पैदा कर सकता है। ऐसे एनवायरमेंट में उन लोगों के सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं जिनकी स्किन में मेलेनिन ज्यादा हो। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एक सिलेक्शन प्रेशर काम कर रहा है, जो कि जनरेशन बाय जनरेशन उन लोगों को सिलेक्ट करता जा रहा है जिनकी स्किन में मेलेनिन ज्यादा है। लाखों साल लगातार हुए इसी सिलेक्शन की वजह से आज अफ्रीकन लोगों की स्किन का कलर ब्लैक है। अब यूरोप में मामला एकदम उल्टा है। वहां अफ्रीका की तरह सन की रेस सीधी नहीं पड़ती बल्कि थोड़ी तिरछी पड़ती, जिसकी वजह से सन से आने वाला रेडिएशन वहां कम पहुंच पाता है। किसी की स्किन में मेलेनिन का ज्यादा होना जहां अफ्रीका में एक एडवांटेज था, वो यहां पर एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि डार्क स्किन की वजह से जो जरूरी रेडिएशन है वो भी शरीर को नहीं मिल पाता। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमारी स्किन सन से आने वाली यूवी रेज को एब्जॉर्ब करके विटामिन डी बनाती है। विटामिन डी की कमी से कई तरह की प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें बोन्स वीक हो जाती हैं। तो यहां पर ऐसे लोगों के सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं जिनकी स्किन का कलर लाइट हो। तो मैं समझता हूं कि ये एग्जांपल काफी है ये समझने के लिए कि कैसे हम ह्यूमंस अपने अफ्रीकन ओरिजिन के बावजूद अलग अलग जगहों पर अलग अलग फीचर्स में इवॉल्व हो गए, लेकिन इन विजिबल डिफरेंसेस के बावजूद हम सभी को होमो सेपियंस सेपियंस स्पीशी में ही कैटेगराइज किया जाता है। इसका रीजन है कि इन विजिबल डिफरेंसेस के बावजूद हमारे डीएनए में अभी कोई खास फर्क नहीं आया है। किसी ग्रुप को एक अलग स्पीशी की तरह कैटेगराइज करने की शर्त यह है कि वो इतने अलग हो जाएं कि वो अदर ग्रुप्स से कोई रिलेशन रखे बिना इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दें, यहां तक कि अपने ग्रुप के अलावा किसी और ग्रुप में वो इंटरेस्ट लेना ही बंद कर दें। एंड इवन कभी कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट लेता भी है तो जेनेटिक डिफरेंस इतना ज्यादा हो कि एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ही ना कर पाए। हम ह्यूमंस के साथ अभी ऐसा नहीं है। अलग अलग जगहों से आने वाले लोग दिखने में भले काफी अलग लगे, पर जेनेटिक डिफरेंस अभी उनमें ना के बराबर ही है। यही वजह है कि एस्थेटिक फीचर्स में भले डिफरेंस हो, बट इमोशनली, कल्चरली एंड इंटेलेक्चुअली हम सभी लगभग एक जैसे ही होते हैं। जेनेटिक डिफरेंस ना के बराबर है, इसीलिए दुनिया में अलग अलग जगहों से आने वाले पेरेंट्स भी एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे पाते हैं। हमारे कंपैरिजन में डॉग्स की डिफरेंट ब्रीड्स जेनेटिकली ज्यादा डाइवर्स हैं। ह्यूमन में जेनेटिक डाइवर्सिटी जहां 5.4% है तो डॉग्स में ये 27.5% है। पर बावजूद इसके अगर डिफरेंट ब्रीड्स को क्रॉस कराया जाए तो मिक्स ब्रीड के ही सही बट हेल्दी पपीज पैदा हो जाते हैं। जबकि कुछ स्पीशीज जो कि फाइलोजेनेटिक ट्री में एक ही फैमिली या एक ही जीनस से आती हैं, उनकी अगर क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाए तो वो क्रॉस ब्रीडिंग या तो सक्सेस ही नहीं होती, या फिर अगर सक्सेस हो भी जाए तो भी वो एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। जैसे हॉर्स एंड डंकी के केस में क्रॉस कराने पर म्यूल पैदा होता है जो कि इनफर्टाइल होता है। हम ह्यूमंस भी लगातार इवॉल्व हो रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में हमारे 2 के बजाय 4 हाथ हो जाएंगे या पंख निकल आएंगे या टर्टल की तरह हमारे शरीर पर कवच आ जाएगा। अभी जितना मैंने इस वीडियो में समझाया है उससे इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि एवोल्यूशन सिलेक्शन प्रेशर और एडॉप्टेशन पर डिपेंड करता है। इसका कोई पहले से तैयार रोड मैप नहीं होता। परिस्थितियां बदलती रहती हैं और उसके साथ सिलेक्शन प्रेशर भी बदलता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ह्यूमंस में अब एवोल्यूशन बाकी एनिमल्स जितना तेज नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस की वजह से एंड ह्यूमन सोसाइटीज जो कि समय के साथ ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन होती जा रही हैं, उसकी वजह से भी आज बीमार और फिजिकली मेंटली चैलेंज लोगों को भी बचा लिया जाता है, जो कि पहले नहीं बच पाते थे। आज का आधुनिक समाज हर इंसान को अपनी जिंदगी अच्छे से जीने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो ऐसे में नेचुरल सिलेक्शन जिस तरह जंगल में काम करता है उस तरह इंसानों में काम नहीं कर पाता। ये गलत तरीका है एवोल्यूशन को देखने का। एवोल्यूशन के कोई सेट गोल्स नहीं है जो कि उसे अचीव करने हैं, या कुछ सेट टारगेट्स जिस पर उसे वर्क करना है। बावजूद इसके कि हम बीमार लोगों को बचा लेते हैं, इससे एवोल्यूशन रुकता नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसी कंडीशंस की कोई कमी नहीं है जो नए नए तरह के सिलेक्शन प्रेशर बनाती रहती हैं। आज ऐसी बीमारियां जिनमें मेडिकल हेल्प से एक नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है, या ऐसी बीमारियां
जो रिप्रोडक्शन की एज के बाद होती हैं, अब दुनिया में काफी सारी आबादी पर सिलेक्शन प्रेशर बिल्ड नहीं करती। पर स्टिल ऐसी बहुत सारी कंडीशंस अभी भी बाकी हो सकती हैं जो एवोल्यूशन को गाइड करती रहेंगी। पिछली कुछ सेंचुरीज में हमने इंसानी आबादी में कुछ एवोल्यूशनरी चेंजेस को ऑब्जर्व किया है। जैसे दुनिया में कई जगहों पर लोगों में कई तरह की बीमारियों जैसे मलेरिया, HIV, इबोला के लिए रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इसी तरह दुनिया के जिन इलाकों में मिल्क प्रोडक्ट्स ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं वहां लैक्टोज टॉलरेंस भी तेजी से बढ़ी है। यूके में हुई एक रिसर्च बताती है कि यूके में पिछले 2000 सालों में वो जीन जो कि ब्लॉन्ड हेयर्स के साथ साथ ब्लू आईज और व्हाइट स्किन टोन के लिए जिम्मेदार है, पॉपुलेशन में तेजी से फैला है। और जिसका रीजन है यूके का वेदर, जहां कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जब आसमान साफ होता है और साथ ही ज्यादा नॉर्थ में होने की वजह से सन की इंटेंसिटी भी कम ही रहती है। ऐसे में व्हाइट स्किन टोन सनलाइट को बेटर एब्जॉर्ब करके सफिशिएंट विटामिन डी बना सकती है। इसी रिसर्च में यह भी पता चला है कि वो जीन जो कि हमें लैक्टोज टॉलरेंट बनाता है वो भी तेजी से पॉपुलेशन में फैला है, जिसकी वजह से अब वहां की 70% पॉपुलेशन लैक्टोज टॉलरेंट बन चुकी है। इसी तरह साउथ अफ्रीकन पॉपुलेशन पर हुई एक रिसर्च में पता चला है कि वहां की पॉपुलेशन में जीन्स का एक कॉम्बिनेशन जो कि HIV इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देता है, पिछले सालों में तेजी से पॉपुलेशन में फैला है। इसके साथ ही आज जिस तरह से हमारे फूड और फूड हैबिट्स में चेंज आया है और जिस तरह से इस डिजिटल एज में हम गैजेट से घिर गए हैं, ये चीजें भी आगे चलकर कुछ ना कुछ एवोल्यूशनरी चेंजेस को जन्म देंगी। तो ऐसे एवोल्यूशनरी चेंजेस क्या हो सकते हैं जो हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे? वैसे तो ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये बिल्कुल वेदर प्रिडिक्ट करने जैसा है। जिस तरह वेदर प्रिडिक्शन में तमाम वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वैसे ही फ्यूचर में ह्यूमन एवोल्यूशन किस डायरेक्शन में जाएगा इसे प्रिडिक्ट करना भी बड़ा मुश्किल है। पर फिर भी प्रेजेंट सिचुएशन से हम कुछ आइडिया तो लगा ही सकते हैं। जैसे इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि आने वाले समय में ह्यूमंस का लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाएगा। वैसे मेडिकल साइंस और मॉडर्न सिविलाइजेशन की वजह से एवरेज एज वैसे भी काफी बढ़ चुकी है, लेकिन फ्यूचर में ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इस बार इसमें जीन्स का हाथ होगा। इसका रीजन ये है कि जब मोर्टेलिटी रेट हाई होता है तब ऐसे जीन्स लगातार सेलेक्ट होते जाते हैं जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जल्दी से जल्दी मैच्योरिटी तक पहुंचा दें, क्योंकि ऐसे में उन्हीं लोगों के जीन्स आगे की जनरेशन में ज्यादा पहुंचते हैं जो कि जल्दी से मैच्योरिटी पर पहुंचकर रिप्रोड्यूस कर लें। पर जो जीन्स किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जल्दी से मैच्योरिटी पर पहुंचाते हैं वही जल्दी बूढ़ा भी करते हैं। जब जान का खतरा बहुत कम हो जाता है तो ऐसे जीन्स का सिलेक्शन रेट भी घटने लगता है जो तेजी से मैच्योर करें। साथ ही उन जीन्स का सिलेक्शन रेट बढ़ जाता है जो लेट मैच्योरिटी के साथ साथ एक एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन और फर्टिलिटी दे सके, ताकि रिप्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा समय मिल सके। ये चीज हम एनिमल किंगडम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। एनिमल्स में भी जिन स्पीशीज के प्रेडेटर्स बहुत कम हैं उनका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है, जैसे ग्रीनलैंड शार्क, गैलापागोस टॉर्टोइज, बोहेड व्हेल एंड देयर आर सो मेनी अदर्स। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी ज्यादा सिक्योर होती जा रही हैं, हम देख रहे हैं कि लोग शादी देर से कर रहे हैं और बच्चे भी देर से कर रहे हैं। अब शादी और बच्चों से पहले लोग दूसरी चीजों जैसे करियर, हॉबीज वगैरह को इंपॉर्टेंस देने लगे। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो फ्यूचर में डेफिनेटली हम ह्यूमंस का लाइफ स्पैन इंक्रीज होने वाला है। एक दूसरा एवोल्यूशनरी चेंज हमें इंक्रीज्ड एवरेज हाइट के रूप में देखने को मिल सकता है। हमारे पुराने पूर्वज जैसे होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस की एवरेज हाइट केवल 4 फीट थी, पर उसके बाद इवॉल्व हुई स्पीशीज जैसे कि होमो निएंडरथल एंड होमो सेपियंस की हाइट उनके मुकाबले थोड़ी ज्यादा थी। पर पिछली कुछ सेंचुरीज में हमारी एवरेज हाइट तेजी से बढ़ी। इसका एक रीजन तो वो न्यूट्रिशनल फूड है जो कि अब ज्यादा पॉपुलेशन को अवेलेबल है, और दूसरा रीजन जेनेटिक है। इसमें जीन्स का भी रोल है। लंबी हाइट वाले शरीर को मेंटेन करने के लिए ज्यादा न्यूट्रिशन की भी जरूरत पड़ती है। भुखमरी के हालातों में छोटी हाइट वाले के सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर किसी सोसाइटी में फूड सिक्योरिटी नहीं है तो वहां उन जीन्स का सिलेक्शन भी कम होगा जो लंबी हाइट के लिए जिम्मेदार है, और इस पॉपुलेशन की एवरेज हाइट कम ही रहेगी। पर जैसे जैसे दुनिया में सबके लिए फूड सिक्योरिटी अवेलेबल होती जा रही है, ये सिलेक्शन प्रेशर भी खत्म होता जा रहा है और एवरेज हाइट बढ़ने लगी। फ्यूचर में हाइट के बढ़ने के पीछे एक रीजन और भी हो सकता है, और वो है लड़कियां। जी हाँ, आजकल दुनिया भर में लड़कियों को लंबे लड़के बहुत पसंद आ रहे हैं। यानी अगर आप सिंगल हैं और आपकी हाइट अच्छी है तो आपके मिंगल होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब सिंगल से मिंगल होंगे तो फिर बाल बच्चे भी पैदा होंगे और वही जीन उनको भी पास होंगे। इसके साथ ही ये संभावना भी बहुत ज्यादा है कि फ्यूचर में हम लोग दिखने में ज्यादा एक जैसे होते जाएंगे। पास्ट में जब ह्यूमन पॉपुलेशन दुनिया में इधर उधर बिखरी हुई थी तब हर इंडिविजुअल को अपने ही कबीले या आसपास के गांव में ही पार्टनर ढूंढना पड़ता था, और हर जगह के अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड थे। उस समय पर दुनिया में अलग अलग जगहों की पॉपुलेशन आपस में मिक्स नहीं हो रही थी। पर आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आज आप पैदा भले इंडिया में हुए हों, पर आप चाहें तो किसी जर्मन से भी शादी कर सकते हैं। तो अब दूरियां मायने नहीं रखती, और साथ ही दुनिया का कल्चर भी आपस में मिक्स हो रहा है, तो ब्यूटी स्टैंडर्ड भी एक जैसे होते जा रहे हैं। ऐसे में जो इन ग्लोबल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के ज्यादा करीब है
उसको पार्टनर आसानी से मिल जाएगा। और अगर यही ट्रेंड बना रहा तो फ्यूचर में हम सब, फिर चाहे वो यूरोपियन हो या एशियन, सभी लगभग एक जैसे हो जाएंगे। इसके साथ ही हम ह्यूमंस के नेचर में भी फ्यूचर में हमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे एग्रेशन में हमें कमी देखने को मिल सकती है। पास्ट में जब हम हंटर गैदरर्स थे और मेडिवल पीरियड में जब लगातार युद्ध होते रहते थे, ये नेचर सर्वाइवल में मददगार था। पर आज की सोसाइटी में किसी का ज्यादा एग्रेसिव होना या तो उसे जेल पहुंचा सकता है या फिर कई मामलों में कई तरह की मेंटल डिजीजेस की तरफ ले जा सकता है। साथ ही ऐसे लोगों की मैरिज भी सक्सेस होने की संभावना कम ही रहती है। तो ऐसे में ऐसे जीन्स के भी सिलेक्ट होने के चांसेस कम है जो कि किसी को एग्रेसिव बनाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं जो कि हमें डिस्टेंट फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। पर अगर आप सोच रहे हैं कि हम ह्यूमंस में से कब एक नई स्पीशी निकलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि इसके चांसेस बेहद कम है कि हम कभी अपने सामने किसी न्यू ह्यूमन स्पीशी को देख पाएं। इसका रीजन ये है कि आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। वो दूरियां जो कभी इंसानी आबादियों के बीच में एक दीवार का काम करती थी, वो अब खत्म हो चुकी हैं। जिन जगहों तक पहुंचने में कभी महीनों लगते थे, आज आप वहां कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं। आज इंसानी आबादियां दुनिया में हर जगह न केवल माइग्रेट कर रही हैं, बल्कि वो वहां के लोगों से शादियां भी कर रही हैं। तो ऐसे में संभावना यही है कि फ्यूचर में दुनिया में इंसानी आबादियों के बीच जेनेटिक डिफरेंस बढ़ने के बजाय कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि हम इंसानों में से कोई नई स्पीशी निकले, इसके बजाय हम सभी एक साथ धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए लाखों सालों में एक नई स्पीशी में बदल जाएंगे, जो कि आज मौजूद स्पीशी से कई मामलों में अलग होगी। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को और मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अंत में सभी सपोर्टर्स का शुक्रिया और जो सपोर्ट करने वाले हैं उनका एडवांस में शुक्रिया। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।